देखिए, आज हम लोग गॉस विलोपन विधि के बारे में पढ़ेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने जो न्यूटन रैप्सन मेथड, बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड ये सब पढ़ा। 3 मेथड के बाद अब चौथा मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, गॉस विलोपन मेथड, गॉसेस एलिमिनेशन मेथड। और गॉसेस एलिमिनेशन मेथड क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, तो आप लोग इसे ध्यान से देखें। गॉसेस एलिमिनेशन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अब गॉस एलिमिनेशन मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह कोई समीकरण सिस्टम में दिया रहता है। सिस्टम मतलब कि 2 या 3 समीकरण, 4 समीकरण इस तरह से दिए रहेंगे और उनको हम इस मेथड की सहायता से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यह समीकरण के निकाय को हल करने की प्रारंभिक विधि है। यह समीकरण निकाय के हल करने की प्रारंभिक विधि है। प्रारंभिक विधि। यह समीकरण निकाय हल करने की कैसी विधि? एलिमेंट्री मेथड है, जिसको आप लोग बहुत पहले से ही जानते हैं। ये कोई नया मेथड नहीं है, ठीक है। देखिए, आप लोगों के सामने मैं इसको क्लियर करता हूँ। एक प्रारंभिक विधि है जिसके द्वारा दिए गए समीकरण निकाय को, जिसके द्वारा दिए गए समीकरण निकाय को समतुल्य त्रिभुजीय निकाय में परिवर्तित कर दिया जाता है। समतुल्य त्रिभुजीय निकाय में परिवर्तित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? समतुल्य त्रिभुजीय निकाय में समतुल्य त्रिभुजीय निकाय में परिवर्तित कर दिया जाता है। परिवर्तित कर दिया जाता है। तत्पश्चात उसके बाद पृष्ठगामी प्रतिस्थापन यूज करके चरों का मान ज्ञात कर देते हैं। उसके बाद पृष्ठगामी प्रतिस्थापन की सहायता से प्रतिस्थापन की सहायता से चरों का मान ज्ञात कर देते हैं। चरों का मान ज्ञात कर लेते, ठीक है। एक एलिमेंट्री मेथड है जिसके द्वारा दिए गए समीकरण निकाय को हम समतुल्य त्रिभुजीय निकाय में परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करके हम
दिए हुए समीकरण में जो चर उपस्थित होते हैं उनका क्या ज्ञात कर लेते हैं, मान ज्ञात कर लेते हैं। अब मैं समीकरण निकाय आपको दिखा रहा हूँ। समीकरण निकाय क्या है, इसमें समीकरण निकाय जैसे दिए हुए हैं, माना समीकरण निकाय A11 x1 A12 x2 A13 x3 इक्वल टू B1, एक हो गया। और दूसरा है A21 x1 A22 x2 A23 x3 इक्वल टू क्या हो गया, B2 हो गया। और तीसरा A31 x1 A32 x2 A33 x3 इक्वल टू B3। ये समीकरण निकाय हैं और इन्हीं को गॉस एलिमिनेशन मेथड से हमको सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसका पूरा मैं स्टेप वाइज आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखिए क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का। स्टेप फर्स्ट, देखिए सर्वप्रथम ये जो समीकरण एक इसको लेट कर लेंगे, 1 2 3। ये जो समीकरण एक है इसकी सहायता से, समीकरण एक की सहायता से समीकरण 2 और 3 के x1 को एलिमिनेट कर देंगे। x1 को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे और x2 और x3 के पदों में इन्हें व्यक्त कर देंगे। देखिए सर्वप्रथम ध्यान से देखिएगा स्टेप, समीकरण एक की सहायता से x1 को समीकरण 2 तथा तीन से विलोपन कर देंगे, विलोपन कर देंगे तथा उसे x2 व x3 के पदों में व्यक्त कर देंगे तथा उन्हें माने 2 और 3 को x2 व x3 के पदों में व्यक्त कर देंगे, पदों में व्यक्त कर देंगे। ठीक है, इस तरह समीकरण एक में तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, चेंजिंग क्यों कहाँ होनी है, 2 और 3 में। तो आपका समीकरण बन जाएगा A11 x1 A12 x2 A13 x3 इक्वल टू B1। अब जब चेंज करेंगे तो इनके गुणांक जो है इनके मान क्या होंगे, परिवर्तित होंगे। x1 वाले तो गायब हो जाएंगे टर्म, A-22 x2 A-23 x3 इक्वल टू B2 डैश। और देखिए x1 वाले टर्म गायब, A-3 बदले हुए मान है, डैश जो लगे हुए हैं, A-32 x2 A-33 x3 इक्वल टू B डैश। सब बदले हुए मान है, तो जो गुणांक है। अब समीकरण एक हो गया,
अब ये 2 का काम कर गया और ये किसका काम कर रहा है, 3 का। अब समीकरण 2 और 3 देखिए ध्यान से, ठीक है। समीकरण 2 और 3 की सहायता से हम चाहें तो x2 और x3 का मान निकाल सकते हैं। देखिए अगला स्टेप, इस समीकरण 2 के द्वितीय समीकरण की सहायता से इसके तृतीय समीकरण को x3 के पदों में व्यक्त कर देंगे। स्टेप सेकेंड, देखिए द्वितीय समीकरण की सहायता से द्वितीय समीकरण की सहायता से जो तृतीय समीकरण है उसको x3 के पदों में क्या कर देंगे, व्यक्त कर देंगे। तृतीय समीकरण को तृतीय समीकरण को x3 के पदों में व्यक्त कर देंगे, ठीक है। x3 के पदों में समीकरण 2 को क्या कर देंगे, व्यक्त कर देंगे। अब देखिए, अब समीकरण 3 को 2 की सहायता से x3 के पदों में व्यक्त कर रहे हैं। अब मिटा रहे हैं ऊपर का। अब देखिए चेंजिंग यहीं पे होगी, ये जो समीकरण 3 है अब यहीं पे चेंजिंग होने जा रही है। ए गायब हो जाएगा x2, अब इसका मान बदला हुआ मिलेगा और इसका भी मान बदला हुआ मिलेगा। अब यहाँ से हम सीधे सीधे x3 की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और इस x3 के मान को प्राप्त करने के बाद x3 का मान जब निकल जाएगा तो समीकरण 2 में रख करके x2 का मान निकाल लेंगे। और जब x2 x3 दोनों का मान निकल जाएगा तो समीकरण 1 में रख करके x1 का मान निकाल लेंगे। ध्यान से समझिएगा, x3 का मान जब यहाँ से प्राप्त होगा तो इसको समीकरण 2 में रख करके x2 का मान निकाल लेंगे। अब x2 x3 दोनों मान आपके पास होगा तो इन दोनों मानों को समीकरण 1 में रख करके आप x1 का मान निकाल लेंगे। और यही गॉस विलोपन विधि है और इस तरीके से आप बड़े आराम से इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान से एक बार समझने की बात है। और एलिमिनेशन मेथड आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। गॉस लग जाने से मत डरिए, एकदम वही चीज़ है। तो आप लोग इसको सॉल्व इस तरीके से करेंगे। x3 की वैल्यू आ गई, x3 की वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे, x2 की वैल्यू आ जाएगी। अब x2 x3 दोनों की जब वैल्यू आ जाएगी तो उसको समीकरण 1 में रख देंगे, x1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको हम लिख नहीं रहे हैं। अब हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग इस बात को समझ गए हैं। अब हम सीधे न्यूमेरिकल पे आते हैं। आइए देखिए न्यूमेरिकल देखते हैं। दिए गए समीकरण निकाय, दिए गए समीकरण निकाय, दिए गए समीकरण निकाय
समीकरण लिखा है क्या है, x प्लस 4y माइनस जेड इक्वल टू -5। x प्लस 4y माइनस जेड इक्वल टू -5 इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस y माइनस 6z इक्वल टू -12। x प्लस y माइनस 6z इक्वल टू -12। 3x प्लस y माइनस 3x माइनस y माइनस जेड इक्वल टू 4। 3x माइनस y माइनस जेड इक्वल टू 4। ए है आपके समीकरण लिखा है x प्लस 4y माइनस जेड इक्वल टू -5 और x प्लस y माइनस 6z इक्वल टू -12। 3x माइनस y माइनस जेड इक्वल टू 4। इनको गॉस विलोपन विधि से हल करना है। गॉस विलोपन विधि से, गॉस विलोपन विधि से हल कीजिए। हल ठीक है। अब वही स्टेप समीकरण 1 की सहायता से समीकरण 2 और 3 में से क्या गायब करते हैं, x1 को गायब करते हैं। यहाँ पे x1 नहीं है, x है। क्या है यहाँ पर, x है। x1 x2 x3 वहाँ पे था, यहाँ पे x1 x2 x3 न हो करके x है, y है और z। क्या क्या है, x y z। मेथड एकदम वही है। यहाँ आप x को गायब करेंगे किसकी सहायता से, समीकरण 1 की सहायता से। मेथड एकदम वही अप्लाई करने जा रहे हैं। 2 है और 3 है। समीकरण 2 और 3 से वहाँ x1 को गायब करते थे, यहाँ किसको गायब करेंगे, x को गायब करेंगे। कैसे गायब कर सकते हैं, समीकरण 2 में से 1 को घटाइए, x गायब, yz में एक इक्वेशन। समीकरण 3 में से 1 को घटाने के पहले समीकरण 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद घटाइए, यहाँ bx गायब। तो हम घटा रहे हैं, देखिए समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर हल लिख रहे हैं। हल समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, घटाइए तो x माइनस एक्स गायब, प्लस y माइनस 4y माइनस 3y हो जाएगा, माइनस 6z प्लस z माइनस 5z हो जाएगा और -12 प्लस 5 -7 हो जाएगा। माइनस 3y माइनस 5z इक्वल टू -7। और देखिए अब यहाँ पे अब 3 में से 1 को माइनस करके x गायब करना है। 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिए हम, तो 3x, समीकरण 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना माइनस कैंसिल होगा। घटाने के बाद 3x और 3 चौक के 12y, तो माइनस y माइनस 12y क्या हो जाएगा, माइनस 13y माइनस z और प्लस 3z क्या हो जाएगा, 2z और 4 और ये माइनस क्या होगा 15, तो प्लस 15 इज इक्वल टू 19। माइनस 13y प्लस 2z इज इक्वल टू 19। अब इसमें कुछ नहीं है। अब आप बड़े आराम से चाहें अगर तो 2 इक्वेशन आपके पास ऐसे बन चुके हैं जिनकी सहायता से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। समीकरण 2 की सहायता से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, एलिमिनेशन मेथड जो आप जानते हैं, एलिमिनेशन मेथड जो आप जानते हैं पहले से कक्षा 10 से, आप गायब कर दीजिए y को। 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब 13 का मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 13 3 39 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 13 39। y वाला टर्म गायब कर देंगे, माइनस करने पर z की वैल्यू आ जाएगी। जब z की वैल्यू आ जाएगी तो चाहे आप इसमें रख दीजिए, अब हम इसको चौथा मान ले रहे हैं और इसको 5वां मान ले रहे हैं। चाहे आप z की वैल्यू इसमें रख दीजिए, चाहे आप इसमें रख दीजिए, तो y की वैल्यू आ जाएगी। और जब z y दोनों की वैल्यू आ जाएगी तो आप समीकरण 1 में रख दीजिएगा, ठीक है। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। ये प्रोसेस है इसका। तो हम देखिए ये 4 जो है 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13 3
39 माइनस 39y और माइनस 13 × 5 65z इज इक्वल टू, अरे सॉरी 13 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 13 × 39y 65z और 13 × 91 3 13 39y और माइनस 6z और ये क्या हो जाएगा 57। 3 का मल्टीप्लाई 5 में किए, 13 का मल्टीप्लाई इसमें 13 × 39 13 × 65 13 × 91 और 3 13 39 3 दूना 6 3 19 97 माइनस का प्लस प्लस का माइनस प्लस का माइनस ये कैंसिल हो गया। क्या बच्चा माइनस 71z और ये माइनस 7 1 8 और 9 5 14 z इज इक्वल टू 148/71। ये किसकी वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई 148/71। अभी वैल्यू आप समीकरण 4 में रख देंगे z की वैल्यू, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। समीकरण 4 में रखने पर y की वैल्यू आएगी, और जब y की वैल्यू आ जाएगी तो y और z की वैल्यू कहाँ रख दीजिएगा, y और z की वैल्यू आप समीकरण 1 में रख देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, y और z की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी x की वैल्यू बड़े आराम से आ जाएगी। तो ये मेथड है इसको सॉल्व करने का। अब आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा, और इसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे, आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं क्योंकि छोटे क्लास का क्वेश्चन हो गया। अब जेड निकालना भी छोटे क्लास का एक क्वेश्चन था। अब जेड का मान समीकरण 4 में रख दिए, वाई का मान आ गया। अब वाई का मान जो आ गया और जो जेड का मान आ गया समीकरण 1 में रख दीजिए, एक्स का मान आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 4 की सहायता से समीकरण 4 से y का मान आ जाएगा, और समीकरण 1 में y और z की वैल्यू जब रखेंगे, किसकी वैल्यू, y और z की वैल्यू, तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल हमें लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज की पढ़ाई बस यही तक।